हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में, जहां पर हम डिटेल्ड मैनर में चर्चा करने वाले हैं। और आज हम थोड़ा सा लेट हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर और देखते हैं कि आज की हमारी न्यूज़ क्या रहेगी। तो जो पहली हमारी न्यूज़ आई है वो है दिल्ली गवर्नमेंट से। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि दिल्ली गवर्नमेंट डिक्लेयर्स नाइट कर्फ्यू टिल अप्रैल 30 कि 30 अप्रैल तक उसने क्या किया है कि नाइट कर्फ्यू लगाया है। और नाइट कर्फ्यू का टाइम क्या रखा गया, शाम में 10 बजे से लेकर सुबह में 5 बजे तक रखा गया है कि कर्फ्यू लगेगा, तो उस समय आना जाना नहीं होगा। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो जो न्यूज़ है वो तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी और असम, बंगाल को लेकर के है। तो पीसफुल पोलिंग इन तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी, असम, बंगाल, मतलब इन राज्यों में क्या हुआ है, जो आपका एक यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी, यहाँ पर क्या हुआ है कि पीसफुल जो पोलिंग हुई है, वोटिंग हुई है, वो हो चुकी है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो बहुत बड़ी न्यूज़ हमारे लिए है, जो एग्ज़ाम वगैरह में भी पूछी जा सकती है, कि देखने को ही मिलेगा आपको कि जस्टिस रमन विल बी नेक्स्ट CJI। जस्टिस रमन कौन है ना, कि ये हमारे क्या नए होने वाले हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं। इसके पहले अभी जो बोबड़े साहब हैं, मीन्स जस्टिस बोबड़े चीफ जस्टिस, वो अभी तक थे। तो प्रेसिडेंट जो रामनाथ कोविंद हैं, उन्होंने क्या ट्यूसडे को NV रमन को क्या किया है, नया जस्टिस अपॉइंट किया है। नेक्स्ट अगर देखें मीन्स अच्छा ये कौन से नंबर के हैं, तो ये जो चीफ जस्टिस हैं होने वाले हैं, ये आपके आई थिंक 48 नंबर पर आने वाले हैं, है ना। 48वें नंबर पर हैं, जहाँ तक चांसेस है कि मीन्स हाँ 48 नंबर पर आपके 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये होने वाले हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, अनिल देशमुख मूव सुप्रीम कोर्ट। ये लोग भाई सुप्रीम कोर्ट में गए कि भाई जो आपका एक्सटॉर्शन, मनी एक्सटॉर्शन वाला केस है उसको चलते। नेक्स्ट देखिए, रशिया कॉल्स फॉर इंक्लूसिव सोल्यूशन टू अफगानिस्तान क्राइसिस। जो अफगानिस्तान क्राइसिस है, संकट है, उसको क्या बोला गया है कि रशिया ने डिमांड की है। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, और किसकी डिमांड की है, एक ऐसा सोल्यूशन जो क्या हो, इंक्लूसिव हो। इंक्लूसिव का मतलब कि समावेशी का मतलब जो सबको शामिल करे अपने आप में, उसको समावेशी बोलते हैं। क्राइसिस का मतलब संकट है, क्योंकि वहाँ पर जो तालिबान है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको लेकर के बोला गया। तो मीटिंग कल हुई थी ये हमारे यहाँ, है ना, कि मस्ट इंक्लूड ऑल पॉलिटिकल एथनिक ग्रुप्स टू बी स्टेबल, मतलब कि स्थिरता चाहते हैं तो इन सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। और विजिलेंस ऑफिसर्स टू बी ट्रांसफर्ड एवरी 3 years। ये न्यूज़ आई है कि जो विजिलेंस ऑफिसर्स हैं वो हर 3 साल पर उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये CVC ने बोला है, कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने बोला है। तो ये न्यूज़ थी हमारे जो ब्रीफ में, ओके, है ना। और बोला गया है नो मूव टू वैक्सीनेट ऑल एडल्ट्स नाउ। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं है, कि कोई कदम नहीं लिया गया कि वैक्सीनेट ऑल एडल्ट्स, की सभी ऑल एडल्ट्स को किया जाए, वैक्सीनेशन दिया जाए। तो और मीन्स ट्यूसडे को क्या हुआ है कि हाईएस्ट जो शॉट्स लगे हैं वो 4.3 मिलियन शॉट्स लगाए गए हैं, दिए गए हैं। तो थोड़ा सा कॉलम्स में भी देख लेते हैं कि भाई कर्मा इज़ अ लेजर, मीन्स लेजर अकाउंट ऑफ वंस एक्शन सेज राहुल ने बोला है। राहुल जो गांधी हैं, उन्होंने क्या बोला है कि जो कर्म होते हैं हमारे, वो लेजर अकाउंट होते हैं, मतलब हमारे एक तरह से जो अकाउंट होता है जिसमें हम क्या अच्छा करते हैं, क्या बुरा करते हैं, सब उसमें किया जाता है। और कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ना होता है। फॉल्स नैरेटिव्स मोदी टेल्स BJP कैडर ऑन 41st फाउंडेशन डे, मतलब 41वां फाउंडेशन स्थापना दिवस मनाया गया कि BJP कैडर का, तो BJP का, तो इस उसके चलते बोला गया कि हमको लड़ना है, जो फॉल्स नैरेटिव्स है, जो माहौल बनाया जा रहा है उसको लेकर के। नेक्स्ट अगर देखें तो ये जो मीन्स कैरी हैं, मीन्स US के, मीन्स तो उन्होंने क्या बोला कि इंडिया एक डिप्लोमेट है, ये इंडिया एट एडवांटेज विद US एज पार्टनर अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। मतलब क्लाइमेट चेंज को लेकर के इंडिया किसके साथ पार्टनर कर रहा है कि US के साथ, और ये इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा इसको, है ना। इजराइल प्रेसिडेंट पिक्स नेतन्याहू टू ट्राई टू फॉर्म नेक्स्ट गवर्नमेंट, मतलब कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने किसको चुना है, मीन्स इजराइल के प्रेसिडेंट ने नेतन्याहू को चुना है। इजराइल प्रेसिडेंट पिक्स नेतन्याहू टू ट्राई टू फॉर्म गवर्नमेंट, की ये सरकार वहाँ पर बनाए अपनी। तो ये तो थी न्यूज़ आज की हमारी। नाउ वी आर गोइंग फॉर एज यूजुअल अपने एडिटोरियल की तरफ देखेंगे। तो मीन्स हर बार की तरह अलर्ट टू नो, अलर्ट टू डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल और देखते हैं कि आज का हमारा किसके ऊपर बेस्ड है। तो जो आज का हमारा एडिटोरियल वो एक फिर से म्यांमार के ऊपर लाया गया है। म्यांमार के ऊपर क्या है
कि मीन्स वहाँ पर जानते हैं कि वहाँ पर जो मिलिट्री का शासन चल रहा है तो उसके चलते सिचुएशन वहाँ पर काफ़ी ख़राब है। तो उसी को लेकर के बोला गया कि डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन किया गया कि इंडिया का मूव क्या है, कि कैसे इंडिया स्टेप ले रहा है, उन सब की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो चलिए देखते हैं। तो बोला गया कि मेहम इन म्यांमार, मेहम क्या होता है कि ये बोलता है क्योस बोला जाता है, अव्यवस्था जो फैल जाती है उसके लिए मेहम का इस्तेमाल किया जाता है, कि मतलब मेहम इन म्यांमार में अव्यवस्था फैली हुई। क्यों अव्यवस्था फैली हुई है? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मारकाट हो रही है। आगे बता रहे हैं कि इंडिया, चाइना एंड कंट्रीज़ इन एशियान आपका क्या है, एक ग्रुप है ना, कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट मीन्स जो आपका है उसको लेकर के बोला गया है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इनमें 10 कंट्रीज़ को मिलाया गया है, जिसमें इंडिया नहीं है, म्यांमार है आपका, है ना, मीन्स और भी मलेशिया वगैरह है इनमें। तो कई सारे देशों को 10 देशों को इसमें शामिल किया गया है। तो इंडिया, चाइना एंड कंट्रीज़ इन एशियान शुड प्रेशर द जनता टू रिस्टोर डेमोक्रेसी। जनता क्या है कि ये जो म्यांमार में मिलिट्री है उसको जनता के नाम से जानते हैं, जनता मिलिट्री के नाम से जानते हैं। तो टू रिस्टोर का मतलब क्या होता है कि पुनः स्थिति में लेके आना, डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र को। तो कह रहे कि चाइना और इंडिया और जो एशियान में और भी कंट्रीज़ हैं उनको चाहिए कि वो प्रेशर बनाएं जनता यानी कि मिलिट्री के ऊपर, कि वो रिस्टोर करें, पुनः स्थिति में लेके आएँ किसको, डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को, है ना। द वायलेंस इन मार्च, कह रहे कि जो मार्च में वायलेंस हुआ, 27 मार्च को जो वायलेंस हुआ है कहाँ पर, म्यांमार में, म्यांमार्स आर्म्ड फोर्सेस डे। तो कहने को क्या हुआ कि द वायलेंस ऑफ मार्च 27 की 27 मार्च को जो वायलेंस हुआ 27 मार्च को था क्या, म्यांमार्स का आर्म्ड फोर्सेस डे था, है ना। इन विच, जिसमें ओवर 100 कि लगभग 100 से ज़्यादा लोग प्रोटेस्टर्स वर किल्ड, कि 100 से ज़्यादा लोगों को उसमें मारा गया, जो विरोध कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनको मारा गया। किसमें, म्यांमार में। हैज़ सेंट शॉक वेव्स, तो उसने हमको क्या एक सनसनीखेज, हमको एक बड़ा झटका लगाया हुआ है। क्यों भाई, 100 लोगों को मार देना इतना आसान नहीं है, कि वो भी आर्म्ड फोर्सेस मारे देश के अंदर अपने नागरिकों को, तो बहुत बड़ी बात है। तो 27 मार्च को वहाँ पर ही हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें तो अब इंडिया को देखो एक्सप्लेन करे, कॉमा लगाया कि विच इनिशियली एक्सप्रेस्ड इट्स डीप कंसर्न। ये कह रहे हैं कि जब 1 फरवरी को मीन्स लॉकडाउन बता रहा हूँ, है ना, कि वहाँ पर कू लगा, यानी कि COUP, इसको कूप को पढ़ा जाता है, जिसका मतलब होता है कि मिलिट्री का शासन वगैरह लगता है, तो उसको बोलते हैं। तो इंडिया अब आगे बता रहे हैं विच इनिशियली एक्सप्रेस, जो शुरुआत में उसने क्या क्या एक्सप्रेस किया, इट्स डीप कंसर्न, अपनी गहरी चिंताएं अपनी बताई, एंड कॉल फॉर, और डिमांड किया क्या, रूल ऑफ लॉ, कि वहाँ पर का कानून का शासन हो और डेमोक्रेटिक प्रक्रिया चले, डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, मतलब कि प्रजातांत्रिक रूप से सब प्रक्रिया चले। टू बी अपहेल्ड होना चाहिए, अपहेल्ड का मतलब वहाँ पर बनाए रखना चाहिए, कि प्रजातंत्र वहाँ पर हो, कि ऐसा इंडिया ने उस समय बोला शुरुआत में। अब यहाँ से देखो इतना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सिर्फ यहाँ था, यहाँ से आप इसको सिर्फ जोड़ सकते हो और यहाँ डायरेक्ट आ सकते हो आप, कि इंडिया हैड, बाकी का बीच में जो पोर्शन है ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में, इंडिया के बारे में। तो इंडिया हैड स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ डायरेक्टली कंडेमिंग द जनतास वायलेंस, कह रहे कि इंडिया रुक गया था कि शॉर्ट ऑफ एक तरह से डायरेक्ट कंडेम नहीं कर रहा था, आलोचना नहीं कर रहा था किसकी, जनता वायलेंस की। जो जनता मतलब वहाँ की जो मिलिट्री जो वायलेंस करी थी, इसने कुछ समय पहले कि डायरेक्ट रूप से उसको मना नहीं किया, कि उसकी आलोचना नहीं की। इट हैड ऑल्सो सेंट अ रिप्रेजेंटेटिव टू अटेंड सैटरडेज सेलिब्रेशन, ये कह रहे कि जो सैटरडे को सेलिब्रेशन किया गया, कहाँ पर जो समारोह किया गया था, कहाँ, म्यांमार में, तो उसके लिए उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव भी भेजा था। क्या भेजा था, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि अपने जो प्रतिनिधि है वहाँ पर उसने भेज के रखा हुआ था, कहाँ पर, म्यांमार में भेजा था, ये उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो आगे क्या हुआ, बट आगे इन्होंने बताया, बट ऑन द डे इंडियाज़ डिफेंस अटैच, है ना, कि इंडिया के जो डिफेंस अटैच का मतलब ये क्या होता है, ये डिप्लोमेट होता है उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है। बट ऑन द डे इंडियाज डिफेंस अटैच अलॉन्ग विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 7 अदर कंट्रीज़, कह रहे हैं कि 7 अदर, जो मतलब इंडिया तो था ही, साथ में 7 और कंट्रीज़ थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहाँ पर थे, इंक्लूडिंग चाइना, पाकिस्तान, रशिया, है ना, वॉज अटेंडिंग, मतलब क्या कर रहे थे, अटेंड कर रहे थे, है ना। अब देखो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि बट ऑन द डे इंडियाज़ डिफेंस अटैचमेंट, देखो फिर लिखा है अलॉन्ग विद, तो इसमें जो वर्ब आनी चाहिए कौन सी आनी चाहिए,
तो अलॉन्ग विद जब लगता है तो इस वर्ब जो आती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, इसके एंटीसेंट जो होता है उसके हिसाब। तो इंडियाज डिफेंट अटैचमेंट जो अटैच है जो उसकी बात करें, अटैच का मतलब यहाँ पर क्या है, डिप्लोमेट से है, जो राजदूत होता है उसको बोलते हैं। तो जो इंडिया का जो डिफेंस दूत था, है ना, अलॉन्ग विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 7 अदर कंट्रीज़, तो आपके साथ जैसे 7 अदर रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब तो ऑलरेडी प्लूरल हो जा रहा है, तो क्या प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने वॉज किया है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जब अलॉन्ग विद से किसी को जोड़ा जाता है, जब अलॉन्ग विद आता है तो उसके वाले पहले वाले के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगती है। तो इंडिया का जो मीन्स डिफेंस अटैच था मतलब को दूत था, तो सिंगुलर हो गया, तो उसी हिसाब से वॉज लगा हुआ है। बाकी बीच में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कहाँ के, पाकिस्तान के, रशिया के, चाइना के, है ना, ये सब गॉड हैं, है ना। तो ये कहना चाहते इंडिया के साथ जो बाकी के भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वॉज अटेंड कर रहे थे क्या, मैसिव मिलिट्री परेड। मैसिव मिलिट्री परेड में कहाँ, है ना, नेपिदा में। नेपिदा क्या है कि वहाँ के कैपिटल है। द जनता वॉज गनिंग डाउन इट्स, एंड द जनता का मतलब वहाँ की जो मिलिट्री थी वॉज गनिंग डाउन इट्स पीपल, और जनता जो मिलिट्री वहाँ की थी वो अपने लोगों को मार रही थी। कह रहे हैं कि एक तरफ वहाँ के इंडिया के और बाकी देशों के 7 अदर रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे वहाँ पर। तो एक तरफ वहाँ पर सेलिब्रेशन वगैरह होता है, दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि जनता जो वहाँ की मिलिट्री है वो लोगों को, प्रोटेस्टर्स को गन डाउन कर रही थी, मार रही थी। आगे बता रहे हैं कि द वॉयलेंस एंड द प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस सीम टू हैव ट्रिगर्ड अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स फ्रॉम सेवरल कैपिटल्स, है ना, इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली। कह रहे कि जो वॉयलेंस वहाँ पर हिंसा हुई और लंबे समय से जो प्रोलॉन्ग्ड का मतलब कि लंबे समय से जो क्राइसिस का मतलब संकट चल रहा है, सीम लगता है, टू हैव ट्रिगर्ड उसी की वजह से क्या हुआ है कि स्ट्रॉन्ग प्रत्युत्तर आया है कि बहुत सारे कैपिटल से मतलब कई सारे देशों से, उसमें इंडिया भी शामिल है ना। आगे बता रहे ऑन अप्रैल 2 मतलब 2 अप्रैल को इंडिया विच हैज़ कल्टिवेटेड डीप टाइज विद म्यांमार सिविलियन एंड मिलिट्री लीडरशिप, मतलब कि म्यांमार के जो सिविलियन और मिलिट्री के साथ में क्या बहुत सारे उसके टाइज बनी हुई हैं। कंडम, उसने क्या किया, कंडम किया मतलब आलोचना की, एनी यूज़ ऑफ वायलेंस, किसी भी वायलेंस का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं तो उसकी उसने आलोचना की। एंड कॉल फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, और किसकी डिमांड की कि वहाँ पर क्या आना चाहिए, डेमोक्रेसी आनी चाहिए, उसने ऐसी मांग की। आगे बता रहे कि देयर इज़ ग्रोइंग इंटरनेशनल अपील, मतलब पूरे वैश्विक स्तर पर भी इसकी अपील हो रही है ना। वैश्विक स्तर पर क्या, देयर इज़ अ ग्रोइंग इंटरनेशनल अपील फॉर एंडिंग द ब्लडशेड का मतलब जो खून खराबा वहाँ पर हो रहा है उसको बोला जा रहा है कि उसको ख़त्म किया जाए, उसकी डिमांड की जा रही है। बट जनता सीम्स टू अनपर्टर्ब्ड का मतलब होता है कि बिल्कुल एकदम बगैर डिस्टर्ब हुए, मतलब कि अपने मूड में है, काम कर रही है, कौन क्या बोल रहा है डजेंट मैटर, वो उसके लिए मैटर नहीं करता, सिर्फ अपने काम से वो व्यस्त है वहाँ पर, है ना, कि लोगों को मारना है बस, उसको वही ध्यान दे रही है ना। आगे बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग इवन आफ्टर मार्च 27 किलिंग्स, है ना, कि मतलब कि इवन आफ्टर मार्च 27 किलिंग्स, मतलब कि मार्च 27 के जो किलिंग्स हुई उनके बाद भी प्रोटेस्ट एंड रिजीम वायलेंस कंटिन्यू, वहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है मतलब प्रदर्शन भी चल रहा है, और जो सरकार यानी कि रिजीम है उसका भी वायलेंस वहाँ पर जारी है अभी भी। अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट एजेंसीज़, मतलब कि जो अगर स्वतंत्र रूप से जो एजेंसीज़ हैं, किसी गवर्नमेंट एजेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, जो स्वतंत्र रूप में एजेंसी से उनका जो दावा है, जनता है स्किल्ड ओवर 570 सिविलियंस इंक्लूडिंग 46 चिल्ड्रेन सिंस द फरवरी 1 कू, है ना, कू का मतलब वही जो मिलिट्री शासन लगा कि 1 फरवरी को मिलिट्री शासन लगा है, तब से लगा करके 570 सिविलियंस, इसमें से 46 बच्चों को मारा गया है अब तक। ये कहना है कि इसका इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ हैं उनका मानना है, सरकारी कोई ऐसा नहीं, सरकार की वहाँ के ऐसा बोलेगी ही नहीं, है ना। तो उनका मानना है कि अब तक इतनी किलिंग हो चुकी है, लोगों को मारा जा चुका है। व्हेन द रिजीम रिस्टोर्ड टू वायलेंस, मतलब कि जो पहले चीज़ें नॉर्मल थी और जैसे ही रिजीम वहाँ का शासन फिर से वायलेंस करने लगा, है ना, इट मे हैव कैलकुलेटेड दैट, मतलब इसने कि मे हैव, ये मे के साथ जब हम हैव का इस्तेमाल करते हैं और थर्ड फॉर्म लेके आते हैं तो पास्ट में चला जाता है, तो इट मे हैव कैलकुलेटेड, शायद इसने अनुमान लगा रहे हैं कि इसने शायद अनुमानित किया था कि दैट स्विफ्ट सप्रेशन रिप्रेशन का मतलब था दमन, कि हम तेज़ी से उनको क्या करेंगे, दमन करेंगे, किसका, वुड एक्सटिंग्विश द फायर एंड द फ्रीडम्स। कह रहे हैं कि जो लोग वहाँ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनको थोड़ा सा उनका दमन करेंगे, उनको दबाएंगे तो लोग दब जाएंगे,
प्रोटेस्ट के लिए नहीं आएंगे, है ना। लेकिन लाइक इन 1988 एंड 2007, मतलब कि 1988 और 2007 में इन्होंने किया कि प्रोटेस्ट हो रहे थे, इन्होंने दबाया, लोगों को मारा, लोग शांत हो गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ कि वही इनकी रणनीति थी, बट देयर इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस दिस टाइम, मतलब कह रहे कि इस बार एकदम मूलभूत अंतर है चीज़ों को लेकर के। इफ़ इन द पास्ट द प्रोटेस्ट इरप्टेड अगेंस्ट द कंटिन्यूइंग मिलिट्री रूल इन फेवरी द मिलिट्री यूसर्प पावर फ्रॉम द इलेक्टेड गवर्नमेंट आफ्टर अ डिकेड ऑफ पार्शियल डेमोक्रेसी। पार्शियल का मतलब आंशिक रूप से डेमोक्रेसी थी, है ना। कह रहे हैं कि इन द पास्ट, कि अगर भूत में बात करें, जो पिछले समय की बात करें, द प्रोटेस्ट इरप्टेड अगेंस्ट कंटिन्यूइंग मिलिट्री रूल, मतलब कि मिलिट्री रूल के खिलाफ निकले वहाँ पर। इन फरवरी में क्या हुआ, द मिलिट्री यूसर्प्ड, मिलिट्री ने क्या क्या छीन लिया पावर को, किससे, जो गवर्नमेंट थी वहाँ की उनसे। आफ्टर किसके बाद छीना, आफ्टर डिकेड, मतलब 10 सालों तक एक आंशिक रूप से डेमोक्रेसी वहाँ पर थी, मतलब कि उसमें सेना के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे और गवर्नमेंट के भी चुने हुए, मतलब लोगों के चुने हुए भी प्रतिनिधि वहाँ पर थे। तो ये सारे थे, है ना। कह रहे दोज हु इंजॉयड एटलीस्ट लिमिटेड फ्रीडम्स, मतलब कि लिमिटेड क्यों बोला, क्योंकि वहाँ पर पार्शियल डेमोक्रेसी थी ना, वहाँ पर मिलिट्री का भी शासन था और जो जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव थे उनका भी शासन वहाँ पर था, है ना। कह रहे कि दोज हु इंजॉयड, जिन्होंने इंजॉय किया क्या, एट लीस्ट लिमिटेड फ्रीडम्स, जिन्होंने लिमिटेड फ्रीडम को इंजॉय किया, फर्स्ट अंडर द ट्रांजिशन गवर्नमेंट, है ना, कि फर्स्ट अंडर द ट्रांजिशन का मतलब जो बदल करके आई सरकार उसमें, है ना। एंड देन अंडर की आंग सांग सूची, वहाँ की जो अभी तक लीडर थी वो उनके अंडर में, हैव बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसने क्या एक स्ट्रॉन्ग प्रतिरोधक क्षमता बना दी है टू द जनता दिस टाइम, इस बार, मतलब कह रहे हैं कि इस बार लोग मजबूत हो गए, मिलिट्री के खिलाफ भी खड़े होने को तैयार हो गए हैं। स्ट्रीट प्रोटेस्ट आर नॉट ओनली चैलेंज टू जनरल्स आर फेसिंग, मतलब कि कह रहे हैं कि जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट है, सिर्फ जो गलियों में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गलियों में उतर कर आए हैं लोग, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वही सिर्फ चैलेंज नहीं है किसका, जो वहाँ के कौन है, वहाँ के मीन्स जो जनरल्स वगैरह हैं, वो जो मिलिट्री के, उनके सामने सिर्फ यही चैलेंज नहीं है। बैंकिंग, कह रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम इज़ ऑन द ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब एकदम किनारे पर, किस पे, कोलैप्स होने की, मतलब धराशायी होने की। एंड विद मोस्ट स्टाफ ऑन स्ट्राइक, मतलब उसमें से ज़्यादातर स्टाफ क्या है, बैंकिंग सिस्टम का स्ट्राइक पर है और एकदम उनका जो बैंकिंग सिस्टम है वो कोलैप्स होने वाला है। तो किसी भी इकोनॉमी, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर उसकी बैंकिंग सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा, चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी कि मतलब इकॉनमी वो एकदम धराशायी हो जाएगी। कैश इज स्कार्स, मतलब कि जो कैश है वहाँ पैसा है उसकी कमी है। एंड प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स, मतलब जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो सामान है उनके जो प्राइस है, रॉकेटिंग, मतलब एकदम जैसे रॉकेट तेज़ भाग रहा है उस तरह से प्राइसेस उनके बढ़ रहे हैं, है ना। एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़, इंडस्ट्रियल वर्कर्स आर ऑल्सो ऑन स्ट्राइक, मतलब कि जो इंडस्ट्री के वगैरह के वर्कर हैं वो भी स्ट्राइक पर हैं, है ना। एंड ब्रिंगिंग द पैंडमिक बैटर्ड बैंक एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, बैटर्ड इकॉनमी टू इट्स नीज, मतलब कह रहे कि जो इकॉनमी किसकी वजह से ख़राब की गई, कोरोना के चलते जो इकॉनमी ख़राब हुई थी उसको अब घुटने पर लाने को तुले हुए हैं लोग, है ना, जनरल्स वहाँ के। जनरल्स एफर्ट टू ब्रिंग बैंक एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पोर्ट एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स बैक टू वर्क हैव बीन अनसक्सेसफुल सो फार, मतलब कि अब तक कि जो जनरल्स का वहाँ पर था कि वो लोग बैंकिंग सिस्टम को वापस लेकर आना बैंकिंग सिस्टम में बैंक स्टाफ को और जो वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनको अपने काम पर वापस लाने के लिए वो अनसक्सेसफुल रहे, असफल रहे हैं, है ना। वर्स स्टिल, और चीज़ें क्या हो रही हैं, और इस समय और ख़राब हो रही हैं। कह रहे हैं कि वर्स स्टिल, मतलब कि और भी ज़्यादा भी चीज़ें और ख़राब होने को बाकी हैं। कह रहे हैं कि आर्म्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स, मतलब जो विद्रोही दल वहाँ कर थे, ग्रुप्स हैव थ्रोन देयर वेट बिहाइंड द प्रोटेस्टर्स, मतलब उन्होंने अपना वेट किसकी तरफ फेंका है, प्रोटेस्टर्स की तरफ, है ना। एंड ट्रिगर्ड फियर्स ऑफ वार्डर सिविल कॉन्फ्लिक्ट, अब सिविल कॉन्फ्लिक्ट भी वहाँ पर होने वाला, मतलब गृह युद्ध, वहाँ पर गृह युद्ध के छिड़ने के चल रहे हैं, संघर्ष चल रहा है। द जनरल्स आर अनलाइकली टू गिव अप पावर ऑन देयर ओन, मतलब कि वहाँ के जो जनरल्स हैं वो खुद से अपनी पावर को छोड़ने वाले हैं नहीं, इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही है ना। दे शुड बी नज्ड, नज्ड का मतलब होता है कोहनी मारकर इशारा करना, लेकिन यहाँ पर है कि दे शुड बी नज्ड, उनको जब टू एंड, मतलब उनको बताया जाए कि वो एंड करें क्या, वॉयलेंस एंड मेक कॉन्सेशंस, की वहाँ पर अपना कॉन्सेशंस करें, मतलब कि चीज़ समझौता करें, चीज़ों को तुम थोड़ा सा वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़ा सा सरकार कॉम्प्रोमाइज़ करे, लेकिन चीज़ें वहाँ पर क्या हों, नॉर्मल हों, है ना। आगे करें, इनिशियली इंडिया एंड चाइना
बोथ वाइंग का मतलब होता है फॉर, वाइंग का मतलब प्रयास कर रहे हैं, किसको लेकर, फॉर इन्फ्लुएंस, प्रयास कर रहे हैं, बोथ वाइंग फॉर इन्फ्लुएंस इन म्यांमार, अपने मतलब अपना जो है वहाँ पर प्रभुत्व जमाने को आप प्रयास कर रहे हैं, है ना। वर एम्बीवेलेंट इन, एम्बीवेलेंट का मतलब, एम्बी का मतलब 2 होता है, वैलेंट का मतलब होना, तो कहने का मतलब है कि एम्बीवेलेंट है, एम्बीवेलेंट का मतलब अस्पष्ट है, एकदम क्लियर नहीं कि सरकार के सपोर्ट में है या मिलिट्री के सपोर्ट में है, एकदम क्लियर नहीं है, है ना। क्यों नहीं क्लियर है, बता रहे हैं कि कंडेमिंग द जनतास वॉयलेंस बिकॉज दे डिड नॉट वॉन्ट टू एंटागोनाइज द जनरल्स, एंटागोनाइज का मतलब अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते थे, किसको, जनरल्स को। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि वहाँ के जो सरकार पावर में ना आए, मिलिट्री शासन ही चले, तो इंडिया और चाइना दोनों ही एकदम साफ साफ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनका वहाँ पर पैसा लगा हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ है, दोनों अपना फ़ायदा देख रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर वहाँ पर थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ करेंगे तो वहाँ की जो मिलिट्री है इनको घुसने नहीं देगी, भाई किसी की कंट्री में आप नहीं जा सकते, और जो इन्वेस्टमेंट किया है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसके चलते ये लोग जनरल के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। बट एन अनस्टेबल म्यांमार इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री, है ना, कि लेकिन जो अनस्टेबल जो म्यांमार है ना, वो किसी के हित में नहीं है, यानी किसी के कंट्री के हित में नहीं, मतलब कोई भी कंट्री इसके बारे में सोच नहीं रहा, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। इंडिया, चाइना एंड द अदर कंट्रीज इन एशियान शुड हीप का मतलब इकट्ठा करना चाहिए, क्या, प्रेशर ऑन जनता, मतलब वहाँ की मिलिट्री के ऊपर जोर डालना चाहिए, एंड वर्क टूवर्ड्स, और काम करें, रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी इन म्यांमार में डेमोक्रेसी को फिर से लेकर के आएँ, विच इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड, और एकमात्र रास्ता है जो आगे जाने का, ये आगे करें। अब ये पूरा इन्होंने लिखा है कि इन्होंने इंडिया का स्टैंड बताया है किसको लेकर के, कि इंडिया वहाँ पर क्या सोचती है, म्यांमार को लेकर चाइना क्या सोचता है। तो भाई सिंपल फंडा है कि कोई भी कंट्री जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो अगर वो फ्यूचर को देख करके उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहेगा, अगर इंटरफेयर करेगा तो वहाँ जितनी इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया, वो उसका ख़राब हो जाएगा। तो कोई भी कंट्री इंटरफेयर नहीं करेगा उसमें। तो सरकार यही कहना चाहती है कि इंडिया भी साइलेंट है, ज़्यादा एकदम खुलकर सामने नहीं आ रहा है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, है ना, जो म्यांमार में चल रहे हैं, कि 1 फरवरी से लेकर अब तक अगर देखें तो 570 डेथ्स हो चुकी हैं, बोला गया है। तो चीज़ें बहुत वहाँ पर ख़राब हैं, है ना। मिलिट्री, क्योंकि वहाँ के जो जनरल्स थे वो रिटायर होने वाले थे, अगर रिटायर हो जाते तो जो पावर एंजॉय कर रहे थे वो एंजॉय नहीं कर पाते वो, तो इसके चलते ये सब सारी सिचुएशंस हो रही हैं, है ना। और वहाँ पर जो शासन भी था, तो मतलब आधा एक तरह से मिलिट्री थी, आधा उसमें सरकार के चुने हुए लोग थे। तो दोनों तरह से पार्शियल डेमोक्रेसी चल रही थी, अब वो भी नहीं चल रही है ना। तो ये एक इंटरनेशनल इशू है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उनमें पूछा जाता है। तो हमने डिस्कस किया, कुछ रूल्स भी देखे, वर्ड मीनिंग भी देखा, है ना। तो आज यहीं पर रोकते हैं, है ना, और मीन्स मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और आप तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।